गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में हेट्रोसिस, ठीक है। और इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एम्प्लीकेशन ऑफ प्लॉइडी इन प्लांट ब्रीडिंग। एम्प्लीकेशन मतलब प्लांट ब्रीडिंग में हम किस टाइप से प्लांट्स को एम्प्लीफाइड कर सकते हैं, किस टाइप से हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। तो प्लॉइडी का या पॉलीप्लॉइडी का या क्रोमोसोम के चेंजेस का जो अफेक्ट प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर पड़ता है, प्लांट्स के ऊपर पड़ता है, उसका एक कॉमन एग्जाम्पल है हमारा हेट्रोसिस। हेट्रोसिस हेट्रोसिस को हम हाइब्रिड विगर के नाम से भी जानते हैं। हेट्रोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड द हाइब्रिड विगर। हेट्रोसिस मतलब हाइब्रिड विगर। और हेट्रोसिस होता क्या है? कोई भी मेन कैरेक्टर, मतलब जैसे कि प्लांट की साइज का बढ़ाना या ग्रोथ रेट का बढ़ना या प्लांट के अंदर उसकी फर्टिलिटी का बढ़ना या पैदावार का बढ़ना, किसी भी तरीके से जो हमने हाइब्रिड प्लांट तैयार किया है और उस हाइब्रिड प्लांट में उसके जो मेन कैरेक्टर को हमने देखते हुए उस हाइब्रिड प्लांट को तैयार किया है, और उससे उसके कंपैरिजन टू पेरेंट्स, जैसे उसके पेरेंटल के अंदर जो कैरेक्टर थे उसके कंपैरिजन में गुड क्वालिटी के कैरेक्टर हमें देखने को मिले, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर। तो हेट्रोसिस ऑल्सो कॉल्ड द हाइब्रिड विगर। इट्स इंक्रीज सच करेक्टराइज जैसे कि साइज, ग्रोथ रेट, फर्टिलिटी एंड यील्ड ऑफ हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म ओवर दोज ऑफ इट्स पेरेंट्स। पेरेंट्स के कंपैरिजन में जो न्यू कैरेक्टर इमर्ज होते हैं, न्यू कैरेक्टर निकल के आते हैं, वो न्यू प्लांट की वेराइटी में इमर्ज होते हैं, निकल के आते हैं। Plant and animal breeder exploit heterosis by mating two different pure breed line and have certain desirable trait. प्लांट और एनिमल, एनिमल का तो छोड़ दो, हम यहाँ पे प्लांट की बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ हम प्लॉइडी प्लांट के अंदर कॉज करा रहे हैं, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हम प्लॉइडी का एम्प्लीफिकेशन देख रहे हैं, तो दैट मीन्स हमने कुछ प्लांट के कैरेक्टर ऐसे लिए, तो कुछ प्लांट के कैरेक्टर हमने इस टाइप के लिए कि हमें वो न्यू प्रोजेनी में चाहिए ही चाहिए। तो प्योर ब्रीड लाइन हमने ले लिया। प्योर ब्रीड दैट मीन्स जैसे प्योर ब्रीड का मतलब है जो पर्टिकुलर किसी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसी के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो पर्टिकुलर किसी के साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस टाइप के प्लांट को हम कलेक्ट करते हैं। उन्हें कलेक्ट करने के बाद फिर पर्टिकुलर हम उनमें मेटिंग कराते हैं, दैट मीन्स क्रॉसिंग कराते हैं। और क्रॉसिंग कराने पर जो डिजायरेबल कैरेक्टर हमारे पास आते हैं उन्हें हम एज अ हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर के नाम से हम उन्हें जानते हैं। तो जब हम क्रॉसिंग कराते हैं, तो क्रॉसिंग कराने पर जब हमारी पहली जनरेशन होगी, पहली ऑफ स्प्रिंग होगी, यानी कि जो F1 पीढ़ी होगी, F1 पीढ़ी बहुत ज्यादा स्लो चलती है, क्योंकि कैरेक्टर आते तो हैं लेकिन समटाइम स्टेराइल भी हो जाती है कि उसका ना तो कोई फ्रूट जनरेट हो पाता है, ना ही पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर उसमें आते हैं। जब तक हम उसमें फर्दर क्रॉसिंग ना कराएं तब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग की ऑलवेज स्लो होती है। इन ग्रेटर मेजर द डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ बोथ पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स उसमें आ तो जाते हैं लेकिन वो जनरेशन काफी स्लो होती है। दिस फिगर में डिक्रीज हाउएवर इफ द हाइब्रिड आर मेटेड टुगेदर। अगर उस कंडीशन में क्या है कि जैसे हमने दो प्लांट को लिया, दो प्लांट के अलग अलग कैरेक्टर है और उन दोनों का मेटिंग कराया, क्रॉसिंग कराया, तो फर्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर तो आ गए लेकिन वो स्लो है या स्टेराइल है, उसे हमने फर्दर क्रॉस कराया, ठीक है, दोबारा से क्रॉस कराया। तो जब हमने दोबारा से क्रॉस कराया, मैटेड टुगेदर, दो हाइब्रिड को हमने जब फिर से क्रॉस कराया, तो इट मे बी पॉसिबल कि जो डिजायरेबल कैरेक्टर थे वो और अच्छे से इमर्ज होके आएंगे और अच्छे से नए रूप में वहां पे निकल कर आते हैं। तो हेट्रोसिस का मीनिंग मतलब जब भी आप क्रॉस कराते हो दो प्लांट के बीच में, तो फर्स्ट जनरेशन स्लो होगी और सेकंड जनरेशन में जो डिजायरेबल कैरेक्टर होंगे, वो जो स्पेसिफिक डिजायरेबल न्यू क्रॉप होगी वो आपकी डिजायर्ड होगी और उसके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। यही सब यहाँ पे है, हिंदी में भी है ये, क्योंकि एक स्लाइड इसमें हिंदी में इंग्लिश में थी, एक स्लाइड हिंदी में थी,
कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि एक स्लाइड पर्टिकुलर इंग्लिश में रहने दो, पर्टिकुलर हिंदी में रहने दो, तो इस हिसाब से है ये। हेट्रोसिस जिसे हाइब्रिड विगर भी बोलते हैं, और जो पर्टिकुलर आपका साइज वगैरह बढ़ाने के काम आता है। हेट्रोसिस इन एलोपॉलीप्लॉइडी, अगर हम हेट्रोसिस को प्लांट्स के एलोपॉलीप्लॉइडी के अंदर अगर हम इंड्यूस कराते हैं, तो हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर is the difference between the hybrid and the mean of the two parent, and it is characterized by increased vigor and superior qualitative or quantitative trait. हेट्रोसिस मैं किसे बोल रही हूँ? हेट्रोसिस मतलब दो प्लांट्स लिए और उन्हें क्रॉस कराया, क्रॉस कराने पर हाइब्रिड क्रॉस कराया, हाइब्रिड क्रॉस कराने पर फर्स्ट जनरेशन स्लो हुई, सेकंड जनरेशन में डिजायरेबल कैरेक्टर्स हमारे सीन हो गए, ठीक है। हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर, इनके बीच में हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइब्रिड एंड द मीन ऑफ द टू पेरेंट। एक तो हाइब्रिड है हमारा और दूसरा उन दोनों का मीन है। उन दोनों को जब मैटिंग कराई गई तो जो विगर इंक्रीज हुआ, विगर मतलब जो कैरेक्टर जो लक्षण इंक्रीज हुआ और सुपीरियर क्वालिटी का हुआ या क्वांटिटेटिव क्वालिटी का हुआ, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, काउंट करने वाली या दिखने वाली, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव क्वालिटी का जो होगा, उस कैरेक्टर को हम सीन करेंगे, और सीन करने के बाद हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर इसका हेट्रोसिस हुआ है, या फिर यहाँ पर प्लांट के साइज का हेट्रोसिस हुआ है, या इसका हाइब्रिड विगर हुआ है। तो पर्टिकुलर हेट्रोसिस कैसे करेक्टराइज होगा? जो प्लांट को हम मैटिंग कराएंगे, मैटिंग कराने के बाद जो कैरेक्टर हमारे इम्प्रूव होंगे, जो कैरेक्टर इम्प्रूव होंगे, जो हमें दिखाई देगा कि हाँ भाई इसका पेरेंटल कैरेक्टर ऐसा था और जो न्यू कैरेक्टर है इसका डेवलपमेंट इस टाइप से, तो जो कैरेक्टर इनहांस हुए, इंक्रीज हुए, सुपीरियर क्वालिटी में आए हैं, दैट मीन्स उन कैरेक्टर्स का हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर हुआ है। Over the last several decades, breeders have increased the world food production by utilizing the concept of heterosis in hybrid cultivar. जब से बायोटेक आया है या जब से प्लांट ब्रीडिंग का इमर्ज हुआ है, तब से साइंटिस्ट न्यू तरीके से न्यू प्लांट को इमर्ज करने की कोशिश करता है, न्यू तरीके से प्लांट के जो कल्टीवार होते हैं उन कल्टीवार से न्यू वैरायटी को बनाने की कोशिश में तब से जो साइंटिस्ट हैं वो लगे हुए हैं। तो लंबे टाइम से फूड मतलब फूड के प्रोडक्शन के लिए पूरे वर्ल्ड में अल्टीमेट होता ही क्या है, ह्यूमन बीइंग के लिए फूड का प्रोडक्शन, और सही तरीके से इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए हम प्लांट को कलेक्ट करते हैं और उन्हें कल्टीवार की एज अ कल्टीवार हम उन्हें कल्टीवेट करते हैं या उगाते हैं। तो जब हम प्लांट को कल्टीवेट कर रहे हैं तो हम हेट्रोसिस या हाइब्रिड कल्टीवार या इस टाइप की टेक्निक के थ्रू हम अप्लाई करते हैं उनके ऊपर, जिससे न्यू तरीके का प्लांट हमारा इमर्ज होता है और न्यू कैरेक्टर के साथ वो प्लांट हमें दिखाई देता है। However, unlike diploid which may be lost heterosis, अगर मैं बात करूं कि जो हाइब्रिड विगर है, हाइब्रिड विगर पॉलीप्लॉइडी में तो बहुत अच्छे से प्लांट को ग्रो कर रहा है, ठीक है। कोई भी कैरेक्टर पॉलीप्लॉइडी के अंदर तो प्लांट को अच्छे से वो कैरेक्टर लेके आ रहा है, हम उसे सीन कर पा रहे हैं। लेकिन पॉलीप्लॉइडी के कंपैरिजन में अगर डिप्लॉइड प्लांट की बात करते हैं तो डिप्लॉइड प्लांट में हेट्रोसिस का कैरेक्टर लॉस्ट हो सकता है, हेट्रोसिस वहां पर सीन नहीं होता, विच ईच क्योंकि वहां पर आ जाता है सेग्रीगेशन, जनरेशन ड्यू टू सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन होने की वजह से कैरेक्टर वहां पे मिक्सअप हो जाते हैं। एलोप्लॉइडी एंड ऑटोप्लॉइडी impose pairing of homologous chromosome, thus preventing intergenomic combination, intergenomic recombination। इस हिसाब से हेट्रोसिस का जो यूज होता है केवल पॉलीप्लॉइडी में सही तरीके से यूज होता है, डिप्लॉइड में सेग्रीगेशन होने के बाद, क्योंकि अगर सेग्रीगेशन आएगा तो रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस, क्रॉसिंग ओवर में जो अनडिजायरेबल डबलिंग शुरू हो जाएगी क्रोमोसोम के बीच में, और अगर अनडिजायरेबल डबलिंग शुरू होती है तो जो रिजल्ट हमें चाहिए वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता।
एक हेट्रोसिस टर्म है, जो कि हेट्रोसिस और इनब्रीडिंग क्या है, न्यू तरीके से प्लांट को के डिजायरेबल कैरेक्टर्स को सीन कर पाते हैं, हम देख पाते हैं। दूसरा होता है इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जस्ट हेट्रोसिस का आप इसे उल्टा समझ लीजिए। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग मतलब इज द मैटिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म क्लोजली रिलेटेड बाय एंसेस्ट्री। दैट मीन्स अगर प्लांट एक ही फैमिली के हैं, इवन एक ही स्पीसीज के हैं, तो जब हम उन्हें ग्रो कराते हैं तो क्या होगा, सपोज ये प्लांट्स की बात कर रही हूँ, ह्यूमन बींग्स में अगर एंसेस्ट्री, एंसेस्ट्री का मतलब भाई भाई भाई, सिस्टर की और ब्रदर की शादी हो जाना, इस टाइप से एक ही एंसेस्ट्री से जो दो ऑर्गेनिज्म निकल रहे हैं उनका मैटिंग कराना, उनके बीच में क्रॉसिंग कराना, it goes against the biological aim of mating which is shuffling of DNA। यहाँ पे क्या होता है कि जो डीएनए का मटेरियल होता है वो इस हद तक अपने आप को शफल फॉर्म में लेके चला जाता है, सफलिंग हो जाता है कि डीएनए जो प्रॉपर अमाउंट हमें चाहिए डीएनए का, ना तो वो ही मिल पाता है, ना ही जो प्रॉपर स्ट्रक्चरिक आउटर ग्रोथ आती है वो भी नहीं आ पाती है। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब एक ही प्रजाति के, एक ही स्पीसीज के बीच में जब मैटिंग होती है, क्रॉसिंग होती है, तो उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि जो बीमारी एक इंसान के अंदर, एक एंसेस्टर के अंदर है, वही कंटिन्यूअसली बीमारी प्रोसीड होके वन बाय वन आगे जाती रहती है, जिससे कि उसका कभी अंत नहीं होता। तो वो होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हम पॉलीप्लॉइडी में देखें, पॉलीप्लॉइडी, इनब्रीडिंग इन पॉलीप्लॉइडी, सेल्फ पॉलिनेशन इज एन इम्पोर्टेंट मेथड फॉर अटेनिंग होमोजाइगोसिटी इन द ब्रीडिंग। अगर प्लांट ब्रीडिंग के अंदर देखते हैं तो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर मे भी पॉसिबल कि ये यूजफुल रहे, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के लिए तो ये बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। तो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर जो होमोजाइगोसिटी होती है, जो होमोलोगस होती है, उससे सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू हम कुछ कैरेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे हम जो डिजायरेबल एलील है, डिजायरेबल एलील का बैक क्रॉस कराने पर, डिजायरेबल एलील मतलब कोई अगर एक कैरेक्टर हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो पर्टिकुलर उसका अगर हमने बैक क्रॉस कराया, एंसेस्ट्री में बैक क्रॉस ही कराया जाता है, अगर हमने उसका बैक क्रॉस कराया तो वो कैरेक्टर दूसरे वाली जनरेशन में भी प्रोवाइड होगा, उससे जो इक्वल डिजायरेबल लेंथ होगी वो हमें देखने को मिलेगी। पॉलीप्लॉइडी शो रिड्यूस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि कुछ ही डिजायरेबल कैरेक्टर तो हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन पॉलीप्लॉइडी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। इट इज कंपेयर टू डिप्लॉइड, डिप्लॉइड के कंपैरिजन में जो पॉलीप्लॉइडी होता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को कम कर देता है, विच में कंट्रीब्यूट टू द ओवर रिप्रेजेंटेशन। क्या काम करेगा ये, ओवर रिप्रेजेंटेशन कर देगा पॉलीप्लॉइडी अमोंग इन्वेसिव स्पीसीज। इन्वेसिव स्पीसीज, इन्वेसिव स्पीसीज कौन सी होती हैं, इन्वेसिव स्पीसीज वो स्पीसीज या वो ऑर्गेनिज्म या वो प्लांट्स होते हैं जो इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकली न्यू एनवायरमेंट में हार्मफुल होते हैं, और जो इकोलॉजिकली और एनवायरमेंटली हार्म कॉज करते हैं, उन्हें हम इन्वेसिव स्पीसीज के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स जो पर्टिकुलर एरिया के लिए नेटिव नहीं है, वो इन्वेसिव स्पीसीज होती हैं। तो पॉलीप्लॉइडी इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रिड्यूस करती है कंपैरिजन टू डिप्लॉइडी, विच में कंट्रीब्यूट टू द ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलीप्लॉइडी। ऐसा हो सकता है कि पॉलीप्लॉइडी में उसका ओवर रिप्रेजेंटेशन, किसी चीज को एक बार रिप्रेजेंट कर दिया, वही कैरेक्टर दोबारा आ गया, तो अगर वही कैरेक्टर दो बार आएगा तो वहां पे क्रोमोसोम की डबलिंग होगी, क्रोमोसोम की डबलिंग होगी तो वहां प्रॉब्लम कॉज होगी। पॉलीप्लॉइडी का इफेक्ट स्टेरिलिटी के ऊपर किस टाइप से पड़ता है, इफेक्ट ऑफ पॉलीप्लॉइडी ऑन स्टेरिलिटी। ऑटोप्लॉइडी कंटेन, ऑटोप्लॉइडी कंटेन मोर देन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर ऑटोप्लॉइडी है, ऑटोप्लॉइडी में एक से ज्यादा होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जब मियोसिस होगा
मियोसिस होने पर अन अनवैलेंट और मल्टीवैलेंट जो क्रोमोसोम होंगे वो बनेंगे, ठीक है। ऑटोप्लॉइडी में जब 2 से ज्यादा होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं तो ऐसी कंडीशन में जब मियोसिस होता है तो मियोसिस के टाइम पर यूनिवैलेंट और मल्टीवैलेंट क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। जैसे डिप्लॉइड में बाइवैलेंट बनते हैं, वैसे ही ऑटोप्लॉइड में मियोसिस के टाइम पर यूनिवैलेंट और बाइवैलेंट बनते हैं। अगर मियोसिस के टाइम पे ऑटो टेट्राप्लॉइडी है, ठीक है, मियोसिस के टाइम पे अगर ऑटो टेट्राप्लॉइडी है और वहां से बाइवैलेंट और क्वाड्रिवैलेंट और यूनिवैलेंट जो क्रोमोसोम की पेयरिंग है वो हो रही है, तो द रेशियो ऑफ दीज गैमेट फॉलोइंग मियोसिस डिटरमाइन द फर्टिलिटी ऑफ पॉलीप्लॉइडी इंडिविजुअल। यूनिवैलेंट एंड ट्राइवैलेंट इन नॉन फंक्शनल स्टेराइल गैमेट, इसमें से जो यूनिवैलेंट के होंगे और जो ट्राइवैलेंट के होंगे वो गैमेट पूरी तरीके से स्टेराइल होंगे, दैट मीन्स नॉन फंक्शनल जीनोम वो क्रिएट करेंगे। सबसे ज्यादा अगर ट्रिप्लॉइड के केस में देखा जाए तो ट्रिप्लॉइड के केस में जो स्टेरिलिटी होती है वो ज्यादा होती है कंपैरिजन टू ऑटो टेट्राप्लॉइडी के केस के। ये यहाँ पे है, हिंदी में भी यही है कि जो बिकॉज ऑफ जो ऑटो टेट्राप्लॉइडी होती है, ऑटो टेट्राप्लॉइडी में जब बिकॉज ऑफ जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो 2 बार ही होते हैं, तो जब इसका मियोसिस होता है, मियोसिस में एक डाई का बनना और यूनी और बाइवैलेंट 2 टाइप के बनते हैं। लेकिन जो ऑटो टेट्राप्लॉइडी है, ऑटो टेट्राप्लॉइडी में ये है टेट्राप्लॉइडी। टेट्राप्लॉइडी के मियोसिस के टाइम पे एक बनता है यूनिवैलेंट, एक ट्राइवैलेंट यानी कि 3 क्रोमोसोम, बाइवैलेंट 2 क्रोमोसोम और क्वाड्रिवैलेंट 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 4 क्रोमोसोम, जिसमें से यूनिवैलेंट और ट्राइवैलेंट जो होगा ये होगा नॉन फंक्शनल, यानी कि स्टेरिलिटी को शो करेगा। Sterile alloploidy arise from the pairing of homologous chromosome. Sterile alloploidy cause कहाँ से हुई, निकल के कहाँ से आई है, जो एक जैसे क्रोमोसोम होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग से स्टेराइल एलोप्लॉइडी निकल के आती है। फ्रॉम सेपरेट जीनोम ड्यूरिंग मियोसिस, कहाँ पर निकल के आती है, जब मियोसिस में जब मियोसिस होता है उस टाइम पे बाइवैलेंट, यूनिवैलेंट, ट्राइवैलेंट और क्वाड्रिवैलेंट बनते हैं, तो वहां पर स्टेरिलिटी कॉज होती है। द रिजल्ट इन नॉन फंक्शनल गैमीट, अगर स्टेरिलिटी कॉज होगी तो दैट मीन्स स्टेरिलिटी है क्या, नॉन फंक्शनल जीनोम बना रही है या नॉन फंक्शनल गैमीट वहां पर क्रिएट कर रही है। A viable alloploidy require a diploid like meiosis behavior to stabilize disomic inheritance and fully fertile. इसके कंपैरिजन में ये तो है हमारा एलोप्लॉइडी का, ठीक है। एलोप्लॉइडी में अगर उसके कंपैरिजन में अगर हम डिप्लॉइड देखें, डिप्लॉइड में जब म्यूसिस होता है तो म्यूसिस में उस टाइम फुल फर्टिलिटी के क्रोमोसोम क्रिएट होते हैं। फर्टिलिटी प्रॉब्लम ऑलवेज आती है एलोप्लॉइडी के साथ, जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम आती है एलोप्लॉइडी के साथ आती है। फर्टिलिटी प्रॉब्लम मतलब स्टेराइल कंडीशन का आना, वो एलोप्लॉइडी के साथ होता है। और एलोप्लॉइडी में भी कहाँ पे आता है, जब मियोसिस होगा, और मियोसिस होगा तो जब क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्रोमोसोम एक दूसरे से क्रॉस करेंगे तो वहीं पर बाइवैलेंट, यूनिवैलेंट, ट्राई और क्वाड वैलेंट टाइप के क्रोमोसोम नंबर का जनरेट करेंगे। अगर हमें फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना है तो फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए वहां पे मल्टीवैलेंट क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करना होगा। मल्टीवैलेंट मतलब डाई बन जाए चलेगा, क्वार्टरी बन जाए चलेगा, लेकिन यूनी और ट्राई नहीं बनना चाहिए, इसलिए वहां पे मल्टीवैलेंट क्रोमोसोम का जनरेट को यूटिलाइज करेंगे और यूटिलाइज करके उससे जो फर्टिलिटी होगी वो उसकी इम्प्रूव हो जाएगी।
और इस हिसाब से जो सीड सेट होता है, जो सीड की स्ट्रक्चर होती है, वो भी अगर हमने फर्टिलिटी कॉज कर दी वहां पे, तो सीड फर्टाइल हो पाएगा। सीड फर्टाइल हो पाएगा तो न्यू तरीके से वो अपने आप को जनरेट भी कर सकता है, इमर्ज भी कर सकता है। स्टेरिलिटी के बाद जो पॉलीप्लॉइडी का इफेक्ट पड़ता है, म्यूटेशन ब्रीडिंग, स्टेरिलिटी एंड म्यूटेशन ब्रीडिंग दोनों के ऊपर। हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रोमोसोम म्यूटेशन आर डिजायरेबल इन मॉडर्न ब्रीडिंग टेक्निक। अगर जो करंटली मॉडर्न ब्रीडिंग टेक्निक चल रही है उसमें हाई क्रोमोसोम के म्यूटेशन की हाई फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि टेलिंग एज द प्रोवाइड न्यू सोर्स ऑफ वेरिएशन। इस प्रोसेस में जैसे हम जो न्यू तरीके से हम करते हैं, मतलब जो ट्रेडिशनल तरीका है टिलिंग का तो वही है प्लगिंग करना। जैसे जो प्लग करते हैं ट्रैक्टर वगैरह से, ये प्लगिंग होती है। लेकिन न्यू तरीके से करने के लिए इसमें अगर हमें न्यू प्लांट को इमर्ज करना है, न्यू तरीके से करना है, तो जो मल्टी एलिलिक लॉसाई प्रेजेंट होते हैं पॉलीप्लॉइडी में, वो प्लांट ब्रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और प्लांट ब्रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं तो स्टेरिलिटी जो होती है उसे हम कम कर सकते हैं। The masking of deleterious allele that may arise from induced mutation by their dominant form, uh, cushion polyploidy from lethal condition, often associated with inbreed diploid crop. दैट मीन्स डिलीटीरियस एलील, वो एलील जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, घातक होते हैं। अगर डिलीटीरियस एलील म्यूटेशन से एराइज हो रहे हैं, अगर निकल के आ रहे हैं, तो ये एक तरीके से मेजर प्रॉब्लम है। और इस मेजर प्रॉब्लम को लीथल जीन जो कि कंप्लीट प्लांट की डेथ कर देता है, अगर वो पॉलीप्लॉइडी की फॉर्म में और डोमिनेंट फॉर्म में आ जाए, तो वो एक तरीके से प्लांट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। म्यूटेशन ब्रीडिंग एक्सप्लॉइट द कंसेप्ट ऑफ जीन redency and mutation tolerance in ploidy crop improvement in two way। इस तरीके से अगर जो लीथल जीन ना बने और इस डोमिनेंट जीन अपने आप को लीथल जीन में ना कन्वर्ट करे, और जीन की जो पावर है वो सही रहे, उसके लिए पॉलीप्लॉइडी क्रॉप को हम दो तरीके से टॉलरेंसी पावर हम उसकी इंक्रीज कर सकते हैं। पहली, प्लॉइडी आर एबल टू टॉलरेंट डिलीटीरियस एलील। पहला वो कि जो प्लॉइडी हमने कॉज की है प्लांट के अंदर, मतलब क्रोमोसोम के अंदर जो चेंजेस हमने की है, वो डिलीटीरियस एलील, उन एलील को जो घातक एलील है उन्हें टॉलरेंस करने की पावर उसके प्लांट के अंदर हो। और दूसरा, दे हैव इंक्रीज्ड म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी because they are large gamete resulting from duplicating condition of their gene। दूसरा ये कि जो म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी है अगर वो इंक्रीज हो जाए, कंटिन्यूअसली म्यूटेशन होता रहेगा, तो जो डिलीटीरियस एलील है वो भी म्यूटेटेड हो जाएगा, और म्यूटेटेड होके जो उसका हार्मफुल इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। In high maturation frequency, observed with polyploidy may be exploited when tried to induce mutation in diploid cultivar that to not produce enough genetic variation after the mutagenic treatment। That means अगर हाई फ्रीक्वेंसी, हाई म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी का रेट अगर बहुत ज्यादा होगा पॉलीप्लॉइडी में, मतलब म्यूटेशन कंटिन्यूअसली होता जा रहा है, तो उसका जो अफेक्ट होगा वो मे बी पॉसिबल म्यूटाजेनिक अफेक्ट वहां पर डाल सकता है। इसका एग्जाम्पल है एकीमेनिस स्पीसीज, यानी कि नट ऑर्किड है। नट ऑर्किड जो ऑर्किड्स के प्लांट्स होते हैं, वो इसके ऊपर जब म्यूटेशन ब्रीडिंग का इफेक्ट देखा तो यहाँ पर ऑटो टेट्राप्लॉइडी प्लांट्स के अंदर कॉज हुई।
ऑटोटेट्राप्लॉइडी प्लांट के अंदर कॉज हुई और ऑटोटेट्राप्लॉइडी को इन्होंने कॉल्चिसाइन ट्रीटमेंट के साथ वहां पर अप्लाई किया, क्योंकि कॉल्चिसाइन ट्रीटमेंट पॉलीप्लॉइडी कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉल्चिसाइन ट्रीटमेंट से हम जो केमिकल है कॉल्चिसाइन, उससे हम पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करा सकते हैं, और अगर पॉलीप्लॉइडी उससे हम इंड्यूस करा सकते हैं तो इन्होंने नट ऑर्किड प्लांट के अंदर कॉल्चिसाइन ट्रीटमेंट दिया। जैसे ही कॉल्चिसाइन ट्रीटमेंट दिया तो वहां पर नॉर्मल प्लांट के अंदर ऑटोटेट्राप्लॉइडी कॉज हुई। ऑटोटेट्राप्लॉइडी जब कॉज हुई तब उन्होंने देखा कि जो म्यूटेशन का रेट था वो, उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो बहुत ज्यादा थी। इस स्टडी में उन्होंने सीन किया कि जो ऑटोटेट्राप्लॉइडी है वो 20 से 40 टाइम हायर म्यूटेशन उसने कॉज किया, और दैट मीन्स जो क्रोमोसोम का नंबर था, जो जीनोम था, वो भी नॉर्मल प्लांट के कंपैरिजन में लार्ज जीनोम वहां पर उन्हें मिला आफ्टर कॉल्चिसाइन ट्रीटमेंट। ठीक है, यही इसका हिंदी में वर्जन है कि जब इन्होंने ऑर्किड प्लांट के ऊपर इस ट्रीटमेंट को किया था तो ऑर्किड प्लांट में जो ऑटोटेट्राप्लॉइडी है, ऑटोटेट्राप्लॉइडी 20 से 40 टाइम वहां पर रन होती है, और 20 से 40 टाइम में रन होने पर जो म्यूटेशन रेट है उसे वो इंक्रीज कर देती है। पॉलीप्लॉइडी का यूज होता है सीडलेस फ्रूट में। सीडलेस फ्रूट प्लांट के अंदर, सीडलेस फ्रूट जैसे कि जो वाटरमेलन है उनके अंदर। Seedless trait of triploidy has been desirable especially in fruit कॉमर्शियल यूज ऑफ ट्रिप्लॉइड फ्रूट। जो सीडलेस फ्रूट होता है यानी कि वाटरमेलन जो कि जापान में खाया जाता है वो ट्रिप्लॉइड फ्रूट होता है। ट्रिप्लॉइड फ्रूट कैन बी फाउंड इन क्रॉप्स सच एज वाटरमेलन एंड आर प्रोड्यूस आर्टिफिशियली बाय फर्स्ट डेवलपिंग टेट्राप्लॉइडी। पहली वेराइटी इन्होंने वाटरमेलन की टेट्राप्लॉइडी तैयार की, फिर टेट्राप्लॉइडी का क्रॉस कराया डिप्लॉइड वाटरमेलन के साथ। टेट्राप्लॉइड का डिप्लॉइड वाटरमेलन के साथ क्रॉस कराने पर ट्रिप्लॉइड फ्रूट की वैरायटी इन्हें गेन हुई। In order the said fruit, the triploid watermelon is crossed with desirable diploid pollen donor। जब इनके पास ट्रिप्लॉइड वाटरमेलन सीड आ गया जो कि स्टेराइल था, सीडलेस तो था, सीडलेस के साथ साथ वो स्टेराइल भी था जो कि ग्रो नहीं कर पा रहा था, फिर उसे फिर से इन्होंने डिप्लॉयड स्पीसीज के पोलन डोनर की स्पीसीज वाटरमेलन की, जो वाटरमेलन की पोलन के साथ इन्होंने फिर से उसका क्रॉस कराया, जिससे जो एडिबल वाटरमेलन वाटर सीडलेस उन्हें गेन हुआ, प्राप्त हुआ। ये है डिप्लॉयड वाटरमेलन 2N। डिप्लॉयड वाटरमेलन से इन्होंने टेट्राप्लॉयड वाटरमेलन लिया। टेट्राप्लॉयड वाटरमेलन को इनब्रीड टेट्राप्लॉयड वाटरमेलन, डिप्लॉयड वाटरमेलन से इनब्रीड वाटरमेलन नहीं हो सकता तैयार, लेकिन जब इन दोनों का क्रॉस कराने पर हाइब्रिड वाटरमेलन कल्टीवार 3N तैयार हुआ। 3N के साथ फिर से इन्होंने क्रॉस कराया पोलिनाइजर 2N के साथ, जिससे सीडलेस वाटरमेलन फ्रूट इनका रेडी होकर आया। सबसे ज्यादा जो इनका यूज होता है पॉलीप्लॉइडी का वो फॉरेस्ट ब्रीडिंग में भी यूज होता है, ऑर्नामेंटल यानी कि सजावटी फॉरेस्ट ब्रीडिंग में भी इसका यूज होता है। आई थिंक यहाँ से स्लाइड हिंदी में कन्वर्टेड नहीं है, एक दो स्लाइड है जो नहीं है कन्वर्टेड, तो यहाँ से मैंने इसे कन्वर्ट करके आपको सेंड कर दूंगी। बेसिकली जब ऑर्नामेंटल प्लांट के ऊपर पॉलीप्लॉइडी का इफेक्ट देखा जाता है तो प्लांट ऑर्नामेंटली तरीके से एनलार्ज प्लांट जनरेट होते हैं। एनलार्ज ऑर्गन मतलब कि जैसे इमीडिएट अगर इफेक्ट पॉलीप्लॉइडी का प्लांट में देखना है तो वो उसके सेल साइज को इंक्रीज कर देता है, और अगर सेल साइज इंक्रीज होगा तो एनलार्ज प्लांट वहां पर क्रिएट होंगे, जैसे पत्तियों का बढ़ना, स्टेम का बढ़ना।
इस टाइप के एनलार्ज प्लांट जब जनरेट होते हैं तो इस फिनोमिना को गिगास इफेक्ट बोलते हैं। इस फिनोमिना को गिगास इफेक्ट बोलते हैं। लिख लेना, इसे राइट डाउन कर लेना, आएगा ये, ठीक है। इसे गिगास इफेक्ट बोलते हैं। गिगास इफेक्ट मतलब लार्ज फ्लावर, फ्रूट, सीड, पॉलन, लीव्स, स्टैम, ओवरऑल प्लांट का साइज जैसे जैसे अपने अपने आप एनलार्ज होता जाएगा, वैसे उस फिनोमिना को गिगास इफेक्ट बोलेंगे। और ये होता है, ये अगर प्लांट का साइज इंक्रीज हो रहा है, फ्रूट, सीड ये सब इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं, पॉलीप्लॉइडी। इमीडिएटली जब इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है पॉलीप्लॉइडी का प्लांट के ऊपर, तो प्लांट का साइज, सीड ये सब इंक्रीज हो जाता है, जिससे इस प्लांट को इस फिनोमिना को गिगास इफेक्ट बोलते हैं। जैसे टेट्राप्लॉइडी सेल की बात करते हैं। टेट्राप्लॉइडी बेसिकली 2 बार अगर कराया जाए तो डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड को अगर 2 बार ही क्रिएट किया जाएगा तो वो टेट्राप्लॉइडी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेट्राप्लॉइडी में कन्वर्ट होने से सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा। सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वहां पर वाटर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो बढ़ेगी। और इस तरीके से एग्रोनॉमिकली जो इनका यूज होता है, लाइक दैट सीरियल यानी कि दालें वगैरह, दाल का साइज बढ़ाना है, उसका प्लांट का साइज बढ़ाना है, उन सब में इनका यूज किया जाता है। तो क्रोमोसोम की डबलिंग करते ही इसलिए है जिससे कि जो प्लांट की साइज है, प्लांट का साइज इंक्रीज हो जाए, और प्लांट का साइज इंक्रीज होने से जो इकोनॉमिकली वैल्यू है वो इसकी बढ़ जाए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिजीज रेजिस्टेंसी थ्रू एन्यूप्लॉइडी।